वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन की सीरीज चल रही है। क्लास 18th है जिसमें मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाया हूं आप सभी के लिए। और दैट इज मंडे से फिर से हम लोग क्लास 1 से दैट इज जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करेंगे। अभी कल एक और क्लास लाएगी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में, और देन फिर मंडे से हम लोग फिर से जूरिस्प्रूडेंस से क्लास को ऐसे ही शुरुआत करेंगे। बस आप लोग इन वीडियोस को वॉच करते रहो, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है सारे क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करते रहोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग एनी प्रॉब्लम और एनी चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, दो चीजें आप सभी करिए। आप लोगों को जो मैं कर रहा हूं वो तो हो ही रहा है। दो चीजें आप लोगों को करनी है, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। क्योंकि चैनल नया है, आप जितना शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, देखिए हमेशा एक चीज हमेशा जानिए, जितना दूसरों की हेल्प करेंगे विदाउट एनी मेल थिंकिंग और एनी अदर थिंग, यू विल गेट अ बेनिफिट। आपको हमेशा गॉड हेल्प करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग जितना दूसरों की हेल्प करेंगे उतना आपका ही हेल्प होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट इज एसेंशियली ब्रिटिश एंड द होल कनेक्शन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हैज अपरेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड एज कन्वेंशंस। इंडिया में जो मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट है एसेंशियली ब्रिटिश की है। ठीक है, एंड द होल कलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हैज अपरेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड एज कन्वेंशन। दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय होम? एबी डाइसी, सर इवोर जीनिंग, ऐसे डी स्मिथ, वेड एंड फिलिप्स। बहुत क्वेश्चन ये जूरिस्ट के आते हैं किसने क्या कहा, तो उसी की एक है। आप सारे तो आप नहीं कर सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है या जो कभी आए हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। So the machinery of the government is essentially the British, and whole collection of the British Constitutional Convention has apparently been incorporated as a convention. Is second is Sir Ivor Jeaning is the answer. तो first का second is the answer, Sir Ivor Jeaning. ठीक है, चलिए। So Ivor Jeaning, a renowned British constitutional expert, say made this observation while discussed the influences of the British Constitutional Convention on the Indian। तो Ivor Jeaning ने कहा, एक renowned British constitutional expert इनको कहा जाता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत नॉलेज था इनके पास। इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया while discussing the influences of British Constitutional Convention on the Indian constitutional structure. He pointed out that while India has a written constitution, many of its governing conventions, such as role of the president and the governor, cabinet responsibility, and parliamentary procedure, are rooted in the British Convention. British Convention में rooted है। अगला बताइए, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मैथमेटिकल फॉर्मूला। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं है। हैविंग देयर एसेंस इन देयर फॉर्म, they are organic living institution transplanted from the English soil. Their significance is vital, not formal। ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया। इट इज गैदर्ड नॉट सिंपली बाय टेकिंग द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी बट बाय कंसीडरिंग देयर ओरिजिन एंड द लाइन ऑफ देयर ग्रोथ। द फेमस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय होम? डिस्कवर्स, हॉल्म सीजे, एस ए डी स्मिथ, लॉर्ड रूसल। किसके द्वारा किया गया बताइए। तो हमारे ये हॉम्स जो सीजे थी, चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, जो जो ऑब्जर्वेशन था वो चीफ जस्टिस ओलिवर वेंडलर होम ने किया था, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। हिज स्टेटमेंट emphasizes द लिविंग एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इन्होंने जो एक एक इवॉल्विंग नेचर था उसको emphasize किया। इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रिजिड डॉक्यूमेंट है, इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते स्ट्रिक्टली बाय लिटरल मीनिंग। इंस्टेड दे में अंडरस्टूड इन देयर हिस्टोरिकल, सोशल एंड डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट एज लिविंग आर्ग्यूमेंट दैट अडप्ट टू द टाइम। टाइम्स के हिसाब से अडप्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द ब्रिटिश कन्वेंशन ऑफ द मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश कन्वेंशन है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हैज एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सप्रेसली कोडिफाइड कर दिया गया है। बताइए,
74 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं कि 74 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, किसके? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में है, बिल्कुल सही। जो ब्रिटिश कन्वेंशन है कि मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सप्लिसिटली, जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल है ब्रिटिश कन्वेंशन का, वो इंडिया के कौन से प्रोविजन में पाया जाता है? 74 क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, क्लॉज 75 क्लॉज 2 में, 74 5 क्लॉज 3 में, बताइए। 74 में तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, फिर उसका एक और दो, फिर 72 में अदर प्रोविजन, 75 में अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर में, तो किस में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, बताइए। तो देखो जो 75 क्लॉज 3 है उसमें ये बात कहती है, कैसे? आप लोग देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पे सीधा सीधा लिखा है, अगर आप इंडियन पार्लियामेंट में जाओगे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो इसलिए जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाइबल, वो हमारे जो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के। क्लॉज 1 में जाओगे तो लिखा है प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट साहब है वो एक्ट करेंगे एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस करेंगे ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लॉज 2 में कहता है कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर, कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा इनटू द नेचर ऑफ द एडवाइस। क्लॉज 75 क्लॉज 2 मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिस्टर साहब ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर में, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, द करेक्ट आर्टिकल दैट कोडिफाई द ब्रिटिश कन्वेंशन ऑफ कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया इज 75 क्लॉज 3। दिस रिफ्लेक्ट द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एंटायर। ये जो कलेक्ट आर्टिकल है जो कोडिफाइड करता है ब्रिटिश कन्वेंशन को, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया इज रिफ्लेक्ट, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रूल है ब्रिटिश कन्वेंशन का वो इंडिया के 75 क्लॉज 3 में पाया जाता है। अगला बताइए, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार में क्या होगा? सॉरी, अगला देखिए। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिलेटिवली फ्री, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रिलेटिवली फ्री है फ्रॉम सेक्शनल एंड, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, क्या स्पेसिफिकेशन होता है? तो पहला होता है चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिलेटिवली फ्री, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरी तरीके से फ्री है फ्रॉम सेक्शनल एंड पार्टी डिस्प्यूट, जो चीफ जस्टिस साहब है पूरी तरीके से फ्री है फ्रॉम सेक्शनल एंड पार्टी डिस्प्यूट एंड सेक्शनल से बिल्कुल फ्री है। अगला, चीफ एग्जीक्यूटिव इज फ्री टू चूज हिज टाइम ऑफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब है वो पूरी तरीके से फ्री है टाइम ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल। अगला, द टर्म ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉट फिक्स्ड। अगला, इट डज करेज द डिसीज ऑफ डिफ्लेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये बताओ। बताइए। देखो सीधी सी बात, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, देखो क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास तो उन्हीं लोगों को मंत्री जो लोग गवर्नमेंट से चुन के आए, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है, वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो रिलेटिवली फ्री है, उसको पार्टी की पॉलिटिक्स और सेक्शनल पे नहीं, अपने बेसिस में नए पर्सन को या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन को ला सकता है। ये आंसर सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव वही बताया गया है, फ्री फ्रॉम हिज टू, तो अपने मिनिस्टर को चूज हिज टीम ऑफ द मिनिस्टर फ्रॉम द बेस्ट, वो जिस पर्सन को चाहे मिनिस्टर बना सकता है, ये भी सही है। द टर्म ऑफ, गलत, चीफ एग्जीक्यूटिव का भी टर्म फिक्स होता है। इट डज करे द डिसीज और डिफेक्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां डिफेक्शन जैसा जो अदल बल कानून लगता ही नहीं है, इसलिए वहां पर अप्लाई नहीं करता। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, दैट इज फोर्थ का सेकंड इज द राइट आंसर।
तो प्रेसिडेंसी सिस्टम ऑफर्स करता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, प्रॉपर उनके पास टैलेंट होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट लेस प्रोन उनका डिफेक्शन से कम होता है, और फ्री मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, जिसको चाहे मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब लेजिस्लेचर पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट ही कहा जाता है एक तरह से। तो प्रेसिडेंट इज नॉट डिपेंडेंट टू द लेजिस्लेचर, सो द पार्टी, प्रेसिडेंट साहब लेजिस्लेचर पर डिपेंड नहीं है, इसलिए पार्टी डिस्प्यूट डज नॉट अफेक्ट मच। ही कैन, वो चाहे किसी भी पर्सन को क्वालिफाइड इंडिविजुअल कर सकता है, और प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो फिक्स है, जनरली 4 to 5 ईयर। मिनिस्टर्स आर नॉट इलेक्टेड, जो मिनिस्टर्स है वो इलेक्टेड एमपीज नहीं है, तो उन पर डिफेक्शन जैसा कोई भी लॉ नहीं लगता। अगला बताइए, विच एमंग द फॉलोइंग फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सा जो है एक तरह से फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, बताइए। बताइए कौन सा इसमें जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। देखिए पहले यूके एंड यूएसए में देखो, तो बेटा देखो यूएसए तो ठीक है, लेकिन यूके तो पार्लियामेंट्री करता नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पे इंडिया तो होता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया होता है कि नहीं, अगर आपने मेरा वो वाला जो मैंने बताया है आप लोगों को डिफरेंसेस वाला, अगर वो आपने क्लास करी होती तो इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसलिए इसका आंसर 5/5 का 3 हो जाएगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट साहब, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये आंसर यस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या, यहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। सिमिलर ऑस्ट्रेलिया में भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यस यस। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री मोनार्की है, ठीक है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, नो नो, ठीक है। सो की फीचर्स क्या है पार्लियामेंट सिस्टम के, एक मैंने आपको सही बताया ना, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल सही। यूनाइटेड में, यूके में जाएंगे तो पार्लियामेंट्री मोनार्की है, सॉरी सॉरी मैंने सॉरी सॉरी मैं यूएसए में प्रेसिडेंसी सिस्टम, पार्लियामेंट्री मैंने गलत बता दिया। यूके में पार्लियामेंट्री है, लेकिन पार्लियामेंट्री मोनार्की है, बिल्कुल सही, क्योंकि मोनार्क वहां का हेड है, वहां एक डिक्टेटर, उन्हीं के परिवार से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल सही, ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। पर पार्लियामेंट्री मोनार्की क्योंकि वहां पे यूएस प्रेसिडेंशियल है, या हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है, और पार्लियामेंट सिस्टम वहां पे नहीं है, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ही निकल के आए, हमारे यहाँ क्या होते हैं, जो चुन के आए हैं उन्हीं में से किसी को मंत्री बनाया जाता है, तो वही चीज है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल सही, जब मंत्री जरूर बन गए लेकिन उनको जब भी आना पड़ेगा लोकसभा के जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में। ड्यूअल लीडरशिप, हेड ऑफ द स्टेट अलग होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड, लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला बताइए कौन से किससे रिलेटेड है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए। देखो कौन कौन सा, देखो आपको याद है, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री की बात करें, कौन सा पार्लियामेंट्री है, तो हमारा जो इंडिया वाला है, देखिए अब देखिए क्या मैंने आपको यूएसए तो बता दिया, ये तो प्रेसिडेंशियल है, तो सी का आप सेकंड सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सी का सेकंड, ठीक है। अब आप लोग देखिए पार्लियामेंट्री, तो पार्लियामेंट्री अगर देखा जाए तो इंडिया और यूके, पार्ले ये बस ये मोनार्क है वो वहां पे अलग है, लेकिन यहाँ पे इंडिया एंड यूके हो सकता है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही है, डी ऑप्शन। अब देखिए और कुछ आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और ड्यूअल फेडरलिज्म में हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कौन कौन हो सकता है। तो जो ड्यूअल फेडरलिज्म है, जो कनाडा है, आपको याद होगा जो फेडरलिज्म का पूरा कैरेक्टरिस्टिक है वो कनाडा से ही लिया गया है, इसलिए बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब ये ए का थर्ड हो जाएगा, तो ये आंसर ए का थर्ड, बी का, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट,
बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन इज द राइट, सिक्स का फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की डेनमार्क, भूटान एंड बेल्जियम हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रीज हैव मोनार्क, उनका जो कंट्री है मोनार्क है। हैव विद लिमिटेड पावर गवर्न, उनका जो लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से गवर्न किया। ड्यूअल प्रोविजन मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया। पावर इज क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर जो है क्लियरली डिवाइड होगी सेंटर एंड स्टेट में ड्यूअल स्ट्रक्चर में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट सब एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री इंडिया यूके, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ एन आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज ऑफ पार्ट एंड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पीएम एंड काउंसिल इज अ पार्ट ऑफ एन आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक, अगला बताइए सेवेंथ पे। बताइए सेवेंथ। सेवेंथ बताइए। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरेशन इन द यूएसए, यूएसए में जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्या मतलब है? सेवेंथ। सो जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसका बेटा क्या मतलब बताइए। देखो फेडरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेंटर और स्टेट अपने अपने काम करेंगे, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन दो, यूएसए में क्या है, अब यहाँ यूएसए के फेडरेशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सुप्रीम है, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द वेरियस, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे ऑर्गेशन ऑर्गन ऑफ फेडरेशन चलता है, एंड रीजनल यूनिट ऑफ द फेडरेशन बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू और द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लॉ, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और इन्फोर्समेंट ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट एज लॉ की बात करता है, बिल्कुल सही बात। और रूल ऑफ लॉ, तो चारों पॉइंट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है फेडरेशन के यूएसए में, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑल फोर फीचर आर द कोर एलिमेंट ऑफ सिस्टम इन द यूएसए। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक हाईएस्ट लॉ है, बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, पावर जो है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स में डिवाइडेड होगी, जैसा कि 10th अमेंडमेंट में देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया दैट वॉलेट द अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मार्वी वर्सेस मेडिसन। नो पर्सन इंस्टीट्यूशन इज अबव द लॉ, ऑल एक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द, कोई भी पर्सन कोई भी इंस्टीट्यूशन लॉ के ऊपर नहीं है, ऑल एक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ठीक है, तो प्रोफेसर प्रोफेसर डाइसी गेव द थ्री मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डाइसी जो है वो तीन मीनिंग हो जाएगी रूल ऑफ लॉ का। तो पहला हो जाएगा एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी और सुपरमेसी ऑफ द लॉ, एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर और सुपरमेसी ऑफ द लॉ हो जाएगी, बिल्कुल। प्रोफेसर डाइसी गेव द थ्री मीनिंग, प्रोफेसर डाइसी ने तीन मीनिंग दे दी थे रूल ऑफ लॉ का। तो पहला हो जाएगा एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी, आर्बिटरी पावर का एब्सेंस, की रूल ऑफ लॉ का बेटा मतलब क्या होता है कि आर्बिटरी काम नहीं करेंगे, और सुप्रीम ऑफ द लॉ की बात करता है, बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि विधि का शासन चलेगा, आर्बिटरी पावर नहीं, सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं, फर्स्ट। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के प्रति सभी इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजल्ट है ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही बात। 8 का फर्स्ट सेकंड एंड 3 द राइट आंसर, दैट इज 8 का फोर्थ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं बेटा, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट इन द ऑर्डिनरी, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। दो चीजें चलती हैं वहां पर, एक होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पीड, यहाँ नहीं है, इसलिए एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ।
कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजल्ट है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, एट्थ का फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात करिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है, थोड़ा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यू प्रोसेस के थ्रू। एंसराइंड इन आर्टिकल 14 ऑफ द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी पर्सन की इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान सुप्रीम है, नॉट सबऑर्डिनेट टू ऑर्डिनरी लॉ, सब ऑर्डिनरी लॉ के सबऑर्डिनेट नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ डिराइव अथॉरिटी, जो ऑर्डिनरी लॉ है वो अथॉरिटी डिराइव करता है उससे, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम इट, क्लियर। अगला बताइए, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द रूल ऑफ लॉ। बताओ बेटा, रूल ऑफ लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, रूल ऑफ लॉ क्या है, एक इंपॉर्टेंट है एंड फंडामेंटल पिलर है ऑफ द लिबरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पिलर है लिबरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। द रूल ऑफ लॉ इज नॉट मियरली पब्लिक, रूल ऑफ लॉ केवल पब्लिक ऑर्डर नहीं है, रूल ऑफ लॉ सोशल जस्टिस है जो पब्लिक ऑर्डर के बाद किया जा सकता है, बिल्कुल सही। द सब्सटेंसिव रूल ऑफ लॉ इज अ रूल ऑफ प्रॉपर लॉ विच बैलेंस द नीड ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात। अगला कहता है द सब्सटेंटिव एंड लिबरल डेमोक्रेसी बोथ बेस्ड सोलली ऑन द फॉर्मल डेमोक्रेसी, गलत, ऐसा नहीं होता है। ये चीजें ऑप्शन चाहिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर 9th का फर्स्ट हो जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ देखेंगे इज अ पिलर ऑफ लिबरल, बिल्कुल, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की वजह से जस्टिस सिक्योर होता है, इक्वालिटी सिक्योर होती है, चेक ऑन आर्बिटरी पावर होता है। ये पब्लिक ऑर्डर नहीं सोचो, बिल्कुल सही बात कही। रूल ऑफ लॉ इंक्लूड करता है सब्सटेंटिव जस्टिस, नॉट जस्ट मेंटेनिंग ऑर्डर, रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। रूल ऑफ प्रॉपर लॉ बैलेंसिंग सोसाइटी, सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ बैलेंस करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट विद द इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सोलली फॉर्मल, नो, ठीक है। अगला बताइए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज मेनली एबॉडीड इन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज मेनली एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 227 में। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ किसमें एम्बॉडीड होगा, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 227 में। तो ये आप लोगों को सोते हुए बता दोगे, सोचने में बता दोगे, रूल ऑफ लॉ कहां पर है बताइए। तो आप सभी को पता है इसका आंसर कल आर्टिकल 14 हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि रिफ्लेक्ट करता है डाइसी कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ, स्पेशली द आइडिया नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं हो सकता, लॉ अप्लाई, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा और लॉ सब पर एक ही तरीके से अप्लाई होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ का इंडिया में। और देखिए, हम मेरी जो सीरीज है केस लॉ का महासंग्राम, वो मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए चालू किया है। आई होप आप सभी को मजा आएगा, समझ में आएगा। यूजीसी नेट लॉ 2025 का केस लॉ का महासंग्राम, ऑल फैमिली लॉ की जो केस हैं सारे उसमें मैंने एक ही वीडियो में कंसाइज करी। ऐसी में 5 वीडियो लाने का मन है मेरा, एक इस पर, अगली वीडियो में आपको लाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट वाली यूनिट पे, फिर मेरा मन है टॉर्ट पे लाने का, फिर मेरा मन है कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, फिर मेरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, और फिर इसी के साथ मेरा आईपीसी में तो इतने बेटा केस लॉ पे क्वेश्चन पूछते नहीं है, इसलिए देखने का मन करेगा तो ले आएंगे, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। और हाँ, इन्वायरमेंटल लॉ पर तो जहां जहां नीड है वहां मैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगा, ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। 7 PM जल्दी से आइए JRF अड्डा पे, मैंने कल लेक्चर ले लिया है और फ्राइडे को फिर से उस पर लेक्चर आने वाला है कॉन्टेक्चुअल कॉमर्शियल लॉ पर। तो आप आई होप आप सभी को मजा आएगी वो क्लासेस, तो जरूर से जाके उसको वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो।